रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 4 आर्टिकल हमारे पास है बर्नौलीज इक्वेशन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आर्टिकल है बर्नौलीज इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो। अब देखिए जिसमें पहली जो कंडीशन तीनों हमने बताई, अगर आपको याद हो तो हमने आइडियल फ्लूइड की कंडीशन में यही तीनों कंडीशन डिस्कस की थी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हम जो फ्लूइड यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, हमारे पास आइडियल होगा। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट। तो चलिए आप आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, ये मैं आपको एंड पर समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट की डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप है जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। अब इसकी डिफरेंट हाइट्स है मेरे पास। ये हमारे पास जमीन है। अब जमीन से ये हमारे पास जमीन है। अब इस जमीन से मेरे पास जो इसकी अपर साइड है उसकी हाइट मेरे पास है h1 और जो लोअर साइड है उसकी हाइट मेरे पास कितनी है, h2 है। अब मैं बात करूं अगर अपर साइड की, तो यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो v1, यहाँ पे जो एरिया है वो a1 और जो डिस्टेंस फ्लूइड कवर करता है कितना कवर करता है, डेल्टा x1 कवर करता है। और अगर मैं लोअर साइड की बात करूं, यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कितनी है v2, एरिया कितना है a2 और यहाँ पे फ्लूइड जो डिस्टेंस कवर करता है वो मैंने ले लिया, फर्स्ट कीजिए डेल्टा x2, शेडेड रीजन में आपको नजर आ रहा होगा। अब जिसमें फर्स्ट कीजिए यहां से फ्लूइड आ रहा था और नीचे की जानिब मूव कर रहा था। अब फर्स्ट कीजिए यहां पे जब फ्लूइड ये आया, अब पीछे से आने वाला जो मजीद फ्लूइड होगा वो इस आगे वाले को क्या करेगा, उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मैं कहता हूं जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो P1 था, ठीक। अब वो जो प्रेशर इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम बोल सकते हैं। अब वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये फ्लूइड कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब जाहिर सी बात है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क डन भी होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ फोर्स ऑन अपर एंड। अब अपर एंड पे जो इस फ्लूइड के ऊपर फोर्स एक्ट करती है मैं कहता हूँ F1 इज इक्वल टू P1 A1। अब चूंकि फोर्स एक्सर्ट हो रही है इस फ्लूइड के ऊपर और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, कितना, डेल्टा x1। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वर्क डन W1 इक्वल होगा हमारे पास F1 इंटू डेल्टा x1। अब F1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं P1 A1, तो मैंने यहां पे लिख दी W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1। अब मैं बात करूंगा सिमिलरली एट लोअर एंड। अब लोअर एंड पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा W2 इज इक्वल टू P2 A2 डेल्टा x2। साथ में आया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों आया जरा देखते हैं डेयर स्टूडेंट। देखिए डेयर स्टूडेंट, अब जब फ्लूइड यहां से बाहर की तरफ मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी और फोर्स फ्लूइड की फोर्स इधर होगी। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 है ये क्या कर रहा है, ये इस फ्लूइड की वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। मतलब जो फ्लूइड के ऊपर लगने वाली फोर्स है जो बाहर के फ्लूइड की वो इसके अगेंस्ट है। जब वो अगेंस्ट हुई तो दोनों हमारे पास वेक्टर्स क्या हो गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल हो चुके हैं। मतलब एक वेक्टर इस तरह और दूसरा इस तरह, दोनों एंटी पैरेलल। तो दोनों एंटी पैरेलल के दौरान वेक्टर हमारे पास एंगल कितना बनता है, 180। और हमें पता है cos थीटा वर्क के अंदर हमारे पास जो एंगल आता है वो कौन सा आता है, हमारे पास है cos थीटा आता है और cos 180 डेज किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। इसलिए यहां पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। अब अगर मैं बात करूं टोटल नेट वर्क डन तो मेरे पास आएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब ये डेज मेरे पास W1 है और ये मेरे पास W2 है। मतलब ये मेरे पास आपको नजर आ रहा होगा W1 और ये मेरे पास क्या है, W2 है। नेटवर्क निकालना है मतलब दोनों को एड अप कर देंगे। W1 हमारे पास ये वैल्यू आई और W2 की हमारे पास है ये वैल्यू आई। क्लियर। अब जरा देखते हैं। अब यहाँ पे ये तो प्लस का था, अब यहाँ पे प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए मैंने क्या किया, डेल्टा x1 जो था और यहाँ पे डेल्टा x2 था, इसे मैंने लिख दिया V1t और यहाँ पे लिख दिया V2t। कैसे, हमें पता नहीं होता डेल्टा x1 इक्वल होता है V1t के और डेल्टा x2 इक्वल होता है V2t के। तो मैं लिख सकता हूँ ना डेस्टोर यहाँ पे ये। तो मेरे पास आ गया W इज इक्वल टू P1 A1 V1t माइनस P2 A2 V2t। अब यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। हमें पता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है,
कांस्टेंट के इक्वल होता है। और फ्लो रेट से हमें पता है कि A क्रॉस V किसके इक्वल होता है, V ओवर T के। तो इसका मतलब फिर मैं लिख सकता हूं A1 V1 इज इक्वल टू V ओवर T, A2 V2 इज इक्वल टू V ओवर T। हमने बोला था कि फ्लो रेट इक्वल होता है वॉल्यूम पर सेकंड के, वॉल्यूम ओवर टाइम के। तो इसका मतलब फिर मैं यहां से लिख सकता हूं A1 V1 T इधर चला जाए, A1 V1 क्रॉस T इज इक्वल टू V, A2 V2 क्रॉस T इज इक्वल टू V। तो इसका मतलब फिर मैं इन जगहों पे सिंपल V प्लेस कर सकता हूं। तो मेरे पास आएगा W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V आएगा। अब यहां से V कॉमन लिया तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, P1 माइनस P2 इंटू V। इससे मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर A का। अब स्टूडेंट हमें पता है कि V हमारे पास किसकी इक्वल है, ये V हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूम है, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मैस ओवर डेंसिटी के। तो मैंने क्या किया, इस V की जगह पुट कर दिया मैस ओवर डेंसिटी को। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 मैस ओवर रो, मतलब मैस ओवर डेंसिटी। नाउ the work done is utilized to change the kinetic energy and the gravitational potential energy of the फ्लूइड। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे वर्क डन होगा तो ये फ्लूइड मूव करता हुआ ऊपर से नीचे आएगा। अब देखिए जब ये मूव करेगा ऊपर से नीचे तो जाहिर सी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो मूव करता हुआ आएगा, तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। इसका मतलब ये हुआ इस फ्लूइड की दोनों एनर्जीज में क्या आएगा, चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में भी और पोटेंशियल एनर्जी में भी। अब डियर स्टूडेंट मैंने चेंज को लिख दिया, डेल्टा के डॉट ई इक्वल टू हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। अगर आप गौर करो मैंने यहाँ पे m लिखा है, यहाँ पे 1 2 नहीं लिखा। रीजन ये है, देखिए जैसे जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर होगा उतना ही किधर आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, अपर और लोअर एंड के ऊपर हमारे पास जो मैस की कंसंट्रेशन है वो क्या रहने वाली है, वो सेम रहने वाली है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज हमारे पास नहीं आएगा। अब बेस में चूंकि हमने बोला हुआ है कि बर्नौली क्वेश्चन क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। क्लियर। अब चूंकि ओबे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, आइडियल है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि जितना यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर वर्क डन हुआ वो सारे का सारा कन्वर्ट हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने क्या किया, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वर्क डन की वैल्यू हमने डे स्टूडेंट कैलकुलेट की थी ये, तो वो हमने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें पता है V किसके इक्वल होता है, मैस ओवर डेंसिटी के। अच्छा अब यहां से मैंने क्या किया, मैस सभी में सेम था डे स्टूडेंट, तो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया, दोनों साइडों से मैस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब डेंसिटी यहां पे डिवाइड हो रही थी, इधर जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह होगी कि हर फैक्टर से अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। तो हर फैक्टर से अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, यहां से 1 वाली टर्म में एक साइड पे कर दी और 2 वाली टर्म में एक साइड पे कर दी। तो मेरे पास आ गया P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो डेस्ट में से लिख सकता हूं कि P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में बोला था कि हमारे पास ये क्या है, ये सम है किसका, प्रेशर का, साथ में किसका, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, और साथ में ये किसका सम है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। डेस्ट हमारे पास क्या है, सम है। किस तरह वरा देखिए, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर ओवर वॉल्यूम, और इसको लिख सकता हूं mgh ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जैसे यही हमने बोला था ना, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस इक्वल होता है, कांस्टेंट के। कब, जब फ्लूइड हमारे पास होगा इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, और उसका फ्लो कौन सा होगा, स्टेडी होगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा कौन सा आर्टिकल था, बर्नौलीज क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में
अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।